फाइनली जिस लम्हे का इंतजार पिछले 6 महीनों से था, आज उस इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। स्क्विड गेम सीजन 3 फाइनली रिलीज हो चुका है। टोटल हमें 6 एपिसोड इसमें देखने को मिल रहे हैं। जैसा मैंने कहा था, ऐसी बहुत सी चीजें थी जो टर्मिनेटो ने कही थी, कितनी चीजें हमारी सही होती हैं। और मेनली बात करेंगे एपिसोड 1 की टोटल एक्सप्लेनेशन के बारे में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटो को। सो स्क्विड गेम सीजन 3 एपिसोड 1 की शुरुआत वहीं से होती है जहां सीजन 2 के लास्ट एपिसोड को एंड किया गया था, रेबेलियन फाइट के ऊपर। हालांकि सबसे पहले जिसकी झलक देखने को मिलती है वो बिल्कुल एक रैंडम प्लेयर थे, और वो बेचारे सीजन 3 में आए, लेकिन आते ही सबसे पहले टपक गए। उसके बाद प्लेयर 246 को दिखाया जाता है, जिन्होंने सेम बात कही थी कि प्लीज मुझे गोली मत मारो, मगर उनने बस इतना और कह दिया कि मेरी एक छोटी सी बेटी है। और लकीली उनके सामने गार्ड O11 थी, जिन्होंने उनको गोली मारी, लेकिन ऐसी जगह पर ताकि उनके ऑर्गन्स डैमेज ना हो और वो जिंदा बच जाएं। वो उनको कहती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी आंखें बंद कर लो। और उसी के बाद हम वो सीन देखते हैं जो हमने फोटोज में और ट्रेलर टीजर में काफी जगह देखा था। वो उनके गले के ऊपर एक डिवाइस लगाती है जिसपे रेडी लिखा हुआ था। वेल, यहाँ पे काफी घुमा के दिखाया गया सीन को। एक्चुअली उस रेडी को ही इंस्टेंटली डेड कर दिया गया। एक्चुअली वो डिवाइस रेडी दिखाने के लिए नहीं, जबकि ये नोट करने के लिए है कि कौन से प्लेयर एलिमिनेट हो चुके हैं। गार्ड O11 ने ऑर्गेनाइजेशन को ये दिखाया कि प्लेयर 246 एलिमिनेट हो चुके हैं। देन वो दूसरे ट्रायंगल मास्क गार्ड से कहते हैं कि अब हम दोनों एक ही बोट में सवार हैं, तो प्लीज मेरे को वो जगह दिखाओ जहाँ पर ये सब होता है, यानी कि इंडिजीज्ड प्लेयर के ऑर्गन्स को हार्वेस्ट किया जाता है। शायद मैंने कहा था कि हमें सीजन 3 में सब देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा दिमाग घास चरने गया था कि इतनी दफा गार्ड O11 ने इन बचे हुए गार्ड्स के रास्ते में बाधा डाली थी। इतना दिखाया था सीजन 2 में, मगर मेरा दिमाग घास चूरने गया था बिल्कुल ही। उसके बाद में फाइनली सोन गी हुन को डोमेंटोरी एरिया में लाया जाता है। गार्ड्स उनको लाते हैं, उनके बॉक्स को नीचे रखते हैं। देन जस्ट आई सेड वो वापस चले जाते हैं, जैसा मैंने कहा था। उसके बाद में सभी प्लेयर्स उनके पास आते हैं, उनके कॉफिन को खोलते हैं, और प्लेयर 120 बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि हमें ये पता है वो जिंदा है, मगर उन प्लेयर्स को नहीं पता था। दादी जी और बचे हुए प्लेयर डर जाते हैं, हड़बड़ाहट में पूछने लगते हैं जिंदा है या मर गए। तभी वो एकदम से आंखें खोल लेते हैं। देन दादी जी कहती हैं कि ये जिंदा है। प्लेयर 120 भी खुश हो जाती है और उनको उठाकर बेड पे लिटा देती हैं ताकि वो रेस्ट कर सकें और रिकवर कर सकें। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बोटमैन को, क्योंकि लास्ट टाइम आइलैंड पे ब्लास्ट हो गया था, उन्होंने अपने ड्रोन ऑपरेटर को खो दिया था। तो यही सब बातें चल रही हैं, लेकिन जो हमारे मेन लोन शार्क हैं वो इस बार काफी बड़ा रोल निभाने वाले हैं। उनको कैप्टन पार्क पे डाउट होने लगा है। वो पूछने लगते हैं कि लास्ट टाइम हुआ क्या था, आखिर हमारा ड्रोन ऑपरेटर ऐसे गायब हो कैसे गया। तो कैप्टन पार्क कहते हैं कि मैंने उसको देखा था, बहुत सारी बोटलें भी बोट के ऊपर लुढ़क रही थी, पक्का नशा नुशा क्या होगा उसने, और रात के 3 बजे काफी ज्यादा वेव्स भी आ रही थी, तो वो उसी वेव्स में लुढ़क गया होगा। और अब तुम एक मरे हुए इंसान के ऊपर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, ऐसे बात वो कोपमैन को कहते हैं। और कोपमैन भी उनके बात के साथ सहमत हो जाते हैं कि हाँ, अब एक इंसान मर ही गया होगा इतनी सारी लहरों में रात के 3 बजे जो गायब हो गया, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। और वैसे भी अब रात होने वाली थी, मौसम खराब होने वाला था, तो वो फैसला करते हैं वापिस अपने मेन सिटी की तरफ जाने का। तभी सोन गी हुन को होश आ जाता है और वो प्लेयर 120 से पूछते हैं कि क्या हुआ, बाकी सब कहाँ हैं। वेल, ये काफी ज्यादा साइलेंस्ड मोमेंट था। जवाब उन्होंने भी नहीं दिया, बस उन्होंने थोड़े से अपने चेहरे से इशारे किए। एंड देन सेम सवाल सोन गी हुन से पूछा, जुंगबेई कहाँ है। वेल, इन दोनों ही प्लेयर्स ने दोनों ही बातों का जवाब नहीं दिया, मगर दोनों को ही समझ आ गया था कि बचे हुए प्लेयर्स और जुंगबेई कोई भी अब जिंदा नहीं बचा है। सोन गी हुन को वो सारी बातें हिट होने लगी कि कैसे जुंगबेई मारे गए, सब दुखी हो गए। एंड देन जैसे मैंने कहा था कि हमें जो एक्सक्लूसिव क्लिप दिखाई है वो बिल्कुल स्टार्टिंग के नहीं है। उसके बाद हमने एक फोटो भी देखी थी कि सोन गी हुन बैठे हुए हैं। ये वही सीन था जब वो बैठे हुए थे और प्लेयर 120 से बात कर रहे थे। उसके बाद गार्ड्स आते हैं वोटिंग के लिए, जैसा टर्मिनेटो ने कहा था। देन एक्सक्लूसिव क्लिप का सीन स्टार्ट होता है और सोन गी उन गुस्से में जाते हैं कि तुमने मेरे को क्यों नहीं मारा, मेरे को भी मार देना चाहिए था। इवन वो ट्रिगर भी प्रेस करते हैं और वहाँ पे एक लड़ाई हो जाती है। ये सब बैठ के फ्रंटमैन अपने चैम्बर से देख रहे थे। तभी फ्रंटमैन के पास में एक कॉल आता है। वो कॉल था बोटमैन की तरफ से। बोटमैन कहते हैं कि अभी तो हम वापिस आ गए हैं, लेकिन उन लोगों को शक होने लगा है और वो आइलैंड के करीब आ रहे हैं। तब फ्रंटमैन कहते हैं कि उनको तब तक रोक के रखो जब तक हम गेम्स को फिनिश ना कर ले। यानी फ्रंटमैन की फर्स्ट इंट्यूशन ये थी कि वो फर्स्ट सबको नहीं मारना चाहते, लेकिन उन्होंने कहा था किल देम ऑल। ये कब कहा था? सारी बात हो जाती है, सभी पुलिसमैन और उनकी फोर्स अपने घर जाने लगती है, और तब बोटमैन उनको कहते हैं कि अगले दिन जब तुम तैयार हो मेरे को कॉल कर लेना, बुला लेना। लेकिन तभी बोटमैन फ्रंटमैन से कहते हैं कि व्हाट इफ, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं क्या करूं। देन फ्रंटमैन उनको कहते हैं किल देम ऑल। मगर यहाँ पे काफी ज्यादा क्रेजी सी बात है, काइंड ऑफ हिडन डिटेल्स सी है। ये बात कहने से पहले फ्रंटमैन ने लेजिट 3 से 4 सेकंड का पोज लिया। देन उन्होंने कहा
किल देम ऑल। और ये बात उन्होंने सेकेंडली कही। फर्स्ट उन्होंने क्या कहा था कि उनको रोक के रखो जब तक हम गेम को फिनिश नहीं कर लेते। ये एक बात डेफिनेटली ये दर्शाती है कि फ्रंटमैन एक्चुअली नहीं मारना चाहते, वो स्टिल चाहते हैं कि उनकी जान बच जाए, लेकिन लास्ट में वो कह देते हैं किल देम ऑल। और इतना ही नहीं, इवन पुलिसमैन को भी मार देना, ये भी उन्होंने कहा, और वो भी अलग से स्पेसिफाई करके। ये बात उन्होंने कही जरूर, मगर दिल पे पत्थर रखकर। तभी इतना बड़ा उन्होंने पोज लिया ये बात कहने से पहले, क्योंकि एक बहुत बड़ी फेमस लाइन है, द हार्डेस्ट चॉइसेस टेक द हार्डेस्ट विल। तो डेफिनेटली अगर उनको मारना पड़ेगा तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल फैसला रहने वाला है। उसके बाद में वोटिंग स्टार्ट होती है, और वोटिंग एज यूजुअल स्टार्ट होती है लास्ट प्लेयर से। और हमने ट्रेलर के अंदर देखा था कि गार्ड्स काउंटिंग कर रहे हैं 5 4 3 2 1। आई हैड नो आइडिया वो क्या था, मगर वो काउंटिंग यहाँ थी। और वो काउंटिंग ही नहीं, एक बहुत बड़ा टोंट था सोन गी-हुन के ऊपर। जब से सोन गी-हुन को होश आया उसके बाद से सिर्फ उनको टोंट ही टोंट दिए गए, ना कि सिर्फ प्लेयर्स के द्वारा, जबकि इवन गार्ड्स के द्वारा। गार्ड कहते हैं कि वोटिंग को स्टार्ट करो, लेकिन सोन गी-हुन वोटिंग के लिए आगे नहीं आए। देन गार्ड कहते हैं कि अगर आप हमारे 5 गिनने तक वोटिंग के लिए नहीं आते हैं तो आपके वोट को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। वो इवन काउंटिंग करते हैं 5 4 3 2 1। लेकिन वो सोन गी-हुन जिनको वोट के लिए आना है वो हथकड़ी से बंधे हुए हैं, और उन्होंने खुद को तो हथकड़ी से नहीं बांधा। तो गेस व्हाट, गार्ड्स ने ही उनको हथकड़ी से बांधा है। एंड देन गार्ड्स ही कह रहे हैं कि प्लीज वोट करने के लिए आइए। अब ये टोंट नहीं, ये गंदा भद्दा मजाक नहीं तो और क्या है। वेल ये बात उन्होंने इसलिए कही ताकि कहीं से भी अनफेयर ना लगे। बाकी एक बहुत बड़ा मजाक किया गया उनके साथ कि उनको वोटिंग से हटा दिया गया और दिखाया ये गया कि आप खुद ही वोट करने नहीं आए। उसके बाद में वोटिंग कंटिन्यू होती है। एक लेडी आती है जिनका प्लेयर नंबर था 448, एंड देन वो अपने वोट को क्रॉस से ओ कर लेती हैं, क्योंकि उनके पीछे ओ टीम के प्लेयर चिल्लाने लगते हैं कि हम तुम्हें खा नहीं जाएंगे, हम तुम्हें मारे नहीं, इतने डरो मत। जिससे वो काइंड ऑफ थोड़ी सी डर जाती है, परेशान हो जाती है कि लोग मेरे को मार ना दें एक्चुअली, और वो अपने वोट को क्रॉस से ओ कर देती हैं। देन फ्रंटमैन पूछने आते हैं मास्क गार्ड से क्या चल रहा है। देन मास्क गार्ड बताते हैं कि जो रेबेलियन फाइट हुई इसके अंदर हमारे 8 मैनेजर और 27 सोल्जर्स मारे गए। फ्रंटमैन कहते हैं कि जितनी भी मानहानि हुई है जल्दी से सबको ठीक करो, और जो अदर कॉर्पोरेट मजदूर हैं, जो पोछा मारने वाले लोग हैं, उनको गार्ड्स लगाओ, लेकिन कुछ भी करो और ये ठीक करो, क्योंकि वीआईपीज बहुत जल्दी आने वाले हैं। देन दोनों ट्रायंगुलर गार्ड्स बेसमेंट में नीचे जाते हैं ताकि वो गार्ड O11 को दिखा सके। देन दूसरे ट्रायंगल मास्क गार्ड पूछते हैं कि तुम नॉर्थ कोरिया में थी, तुमने इतनी बेहतरीन बंदूक चलाना कैसे सीखा। देन उनको रियलाइजेशन होती है कि नॉर्थ कोरिया में सभी वुमेन को एक्चुअली आर्मी में भर्ती होना कंपलसरी है, तो तुमने वहीं से सीख लिया होगा, लेकिन तुम वहां से यहाँ आई क्यों, ऐसा क्या हुआ, या फिर तुम कुछ घपला करके भागी हो। उसी के बाद में दिखाया जाता है जो वोटिंग थी उसके अंदर ओ प्लेयर्स जीत जाते हैं, और ना सिर्फ जीत जाते हैं जबकि बहुत बड़ी बहुमत से जीत जाते हैं। देन प्लेयर 100 उनकी गैंग के साथ में सोन गी-हुन को बहुत बुरी तरीके से टॉन्ट करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये रेबेलियन फाइट एक्चुअली तुम्हारा ही प्लान था ना, तुम चाहते थे ना सब मर जाएं, तुम पे कुछ होया भी नहीं, कुछ उखड़ा भी नहीं, लोग और मरवा दिए, हा हा हा। देन उन्हीं के जो गैंग मेंबर्स हैं वो भी बहुत बुरी तरीके से टॉन्ट करते हैं कि किल मी, ये सब मजाक था ना, हा हा। और प्लेयर 100 उनको थैंक यू कह के चले जाते हैं कि तुम्हारी बदौलत हम वोट्स में आराम से जीत गए और हमें पैसा भी मिल गया, थैंक यू सोन गी-हुन। गार्ड्स का टॉन्ट नहीं, प्लेयर्स का टॉन्ट नहीं, इतना काफी नहीं था। उसके बाद टॉन्ट करने के लिए खुद आती हैं द सामान्स प्लेयर O44। ये प्लेयर पूरे ही सीजन 3 में स्पिरिचुअल बातें बहुत करने वाली हैं। आते ही वो कहती हैं कि मेरे को अभी भी इन हवाओं में ऐसा रुख सा दिख रहा है, और मैंने तुम्हें कहा ही था कि तुम यहाँ पे किसी कारण से आए हो, तुम्हारा यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं है। देखा तुमने मरवा दिया ना सबको, मैं उन मरे हुए प्लेयर्स की चीखें इस हवा में सुन सकती हूँ, और तुम भी ऐसे ही सुनोगे, तड़पोगे हर पल, तड़पोगे सोन गी-हुन तुम, और यही तुम्हारा भाग्य है। लेकिन तभी सोन गी-हुन काफी गुस्से में आके प्लेयर O44 का गला पकड़ लेते हैं। वेल ये चीज हमें ट्रेलर में काफी ज्यादा एड्रेनलिन बूस्ट के साथ दिखाई गई थी। इस वक्त थोड़ा सा लिटिल बिट मेरे को डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे लगी, क्योंकि ट्रेलर में जब इस सीन को दिखाया तो लेजिट बैकग्राउंड ट्यून्स को बहुत अच्छे से सिंक अप किया गया था। यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेलर को डेफिनेटली अलग से एडिट किया जाता है बैकग्राउंड ऑडियोज और ट्यून्स के साथ में, मगर यहाँ पे थोड़ा सा एड्रेनलिन रस कम था जब उन्होंने प्लेयर O44 को गले से पकड़ा। मगर उनके चेहरे पे जो गुस्सा, आंखों में जो जलन और सीने में जो आग थी वो साफ उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। और ये पूरी स्क्विड गेम सीरीज में फर्स्ट टाइम था जब सोन गी-हुन का हम एग्रेसिव वर्जन देखते हैं। सीजन 1 में हमने उनको खुश देखा था, सीजन 2 में हमने उनको दुखी देखा था, और सीजन 3 में ये वो पहली झलक थी जब हम एक्चुअली प्लेयर 456 को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखते हैं, एक डेडली गुस्से में मैं कहना चाहूंगा। उसके बाद में जो गार्ड्स अंडरग्राउंड जा रहे थे, प्लेयर O11 फाइनली उनके साथ उस जगह पे पहुंच जाती हैं जहाँ प्लेयर
प्लेयर्स को हार्वेस्ट किया जा रहा था। जो ट्रायंगुलर गार्ड्स थे वो अपने बचे हुए टीम को इंट्रोड्यूस कराते हैं गार्ड O11 के साथ में। एक बार उन्हें डर लगता है कि तुम इसको यहाँ क्यों ले आए, लेकिन वो ट्रायंगुलर मास्क गार्ड कहते हैं कि वो जो पिछले लोग बेवकूफ वो मारे गए वो इसलिए क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं था एक दूसरे पे। ये रेफरेंस था सीजन 1 में से उन गार्ड्स और प्लेयर्स को लेके जो कि हार्वेस्ट कर रहे थे डिसीज्ड प्लेयर को। तो इसीलिए इस बार इन ट्रायंगुलर गार्ड ने ये रूल बनाया था कि यहाँ नीचे कोई भी मास्क यूज नहीं करेगा और इसीलिए गार्ड O11 को भी अपना मास्क वहाँ पे हटाना पड़ा। वो सभी गार्ड्स प्लेयर 246 को प्लेयर O11 का भेजा हुआ गिफ्ट कह रहे थे और कहते हैं कि चलो आपके गिफ्ट को अब अनबॉक्स करते हैं, खोलते हैं। तो वो उसको फाइनली जैसे ही खोलने वाले थे, के ऑर्गन्स को हार्वेस्ट करने वाले थे, गार्ड O11 एम टाइम पे अपनी बंदूक निकाल लेती है और वहाँ पे कुछ लोगों को मार देती है लेकिन कुछ को जिंदा छोड़ देती है। यहाँ पे हमें वो सीन देखने को मिलता है जिसकी हमें बकायदा फोटो देखने को मिली थी और मेरा खचुड़ों से दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा था, पता नहीं कहाँ घास चल रहा था ये मेरा दिमाग, कि मेरे को डाउट होया था कि ये एक्चुअली इस एरिया का सीन नहीं होगा। मैंने कहा था हो सकता है, लेकिन फिर भी ये डाउटेबल चीज तो बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद में जो ट्रायंगुलर मास्क गार्ड थे उनको रिप्लाई देती है गार्ड O11। वो कहती है तुमने पूछा था ना मैं नॉर्थ कोरिया से क्यों आई हूँ, तो मैं बता दूं कि जो मेरा कमांडर था ना वो भी तुम जितना ही हरामी था और मैंने उसके गोली मार दी थी। डैम, ये लाइन सुनने के बाद में यार मेरे को कंफर्म हो गया कि ये प्लेयर कुछ बहुत क्रेजी करेगी। आप ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया में हो ऐसी खुखार जगह पर और आपने वहां अपने ही कमांडर को मिलिट्री में गोली मार दी और उसके बाद आप जिंदा बचकर वहां से बाहर निकलती हैं। क्रेजी। ये बात बोलने के बाद उन्होंने उनके भी माथे पर गोली मार दी। गोली मारने के ना काफी तरीके होते हैं सीने पर, लेकिन जो माथे पर गोली मारी जाती है उसका एक अलग रुतबा रहा जाता है। अगर उनके दिल पे गोली मारी जाती तो उनको दिल से तोड़ा जाता, जैसा कि फ्रंटमैन ने जुंगबेई की दिल पे गोली मारी थी। लेकिन माथे पे गोली मारना काइंड ऑफ एक एग्रेशन को शो करता है कि जो तुम्हारा खुराफाती दिमाग है ना ये मेरे आगे कुछ नहीं है। तो मेजरली अगर आप किसी भी मूवी सीरीज में सीन देखते हो कि दिल पे और दिमाग पे गोली अलग अलग मारी जा रही है, तो मेजरली दिमाग पे एग्रेशन में मारी जाती है और दिल में इमोशन पे मारी जाती है। तो उनके दिमाग को खत्म कर दिया, वहां पे मार दिया, लेकिन एक गार्ड को जिंदा रखा जो अपने हाथ ऊपर करके नीचे से निकलते हैं कि मेरे को मत मारना। उनको ना मारने का कारण यही था कि वो कहती हैं कि तुम इस प्लेयर की जान बचाओ नहीं तो अपनी जान गवाओ। देन हमारे प्लेयर्स को खाना बांट रहे हैं, भूखा तो मारते नहीं है उनको। खाने में उनको दी गई थी मात्र एक शकरकंदी और पानी की बोतल। सीन वहाँ पे दिखाया जाता है नामग्यू और मिन्सू का। मिन्सू नामग्यू की तरफ देखते हैं, नामग्यू कोने में बैठे हैं। मिन्सू काफी डरे हुए हैं, डेफिनेटली उनके दिल और दिमाग में खौफ बैठा हुआ है नामग्यू को लेकर, और नामग्यू थैनोस का डेफिनेटली रोल निभाने वाले हैं सीजन 3 में। आगे बात करेंगे, अभी तक देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए टर्मिनेटर को। वही प्लेयर 333 केयर दिखाते हुए प्लेयर 222 को अपनी एक शकरकंदी दे देते हैं, ये कहते हुए कि मुझे पता है तुम्हें स्वीट पोटैटोज काफी पसंद है। वहीं पे हमारे सोन गी-हुन थे, वो अभी भी हथकड़ी से सेम उसी जगह पर बैठे हुए हैं तब से लेकर अभी तक। इवन उनका चेहरा भी नीचे है, काफी दुखी है, काइंड ऑफ डिप्रेस्ड से लग रहे हैं। सभी प्लेयर्स उनके सामने से खाना लेके जा रहे हैं मगर कोई भी उनको पूछता नहीं है, उनकी हेल्प नहीं करता। तभी हमारी दादी जी, ऑफ कोर्स एक माँ तो आखिर माँ होती है, वो सोन गी-हुन की काफी रिस्पेक्ट करती है, उनकी तरफ जाती है और उनको खाना देने की कोशिश करती है, मगर उनके बेटे उनको आके रोक लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो सोन गी-हुन की रिस्पेक्ट नहीं करते, मगर काइंड ऑफ उनसे डरे हुए हैं। और ऑफ कोर्स सोन गी-हुन अब सबकी नजरों में एक बहुत बड़े लूजर भी बन चुके हैं, मगर फिर भी दादी जी उनको खाना ऑफर करती हैं, अपनी शकरकंदी रखती हैं, पानी रखती हैं और कहती हैं कि प्लीज बेटा तुम खा लो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि जो भी हुआ, तुमने तो हम सबकी मदद करना चाहा था, तुम तो चाहते थे कि हम सब यहाँ से जिंदा बच के निकल सके, मगर ये सब हो गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो प्लीज कुछ खा लो। साथ ही प्लेयर 120 भी कहती हैं कि मुझे माफ कर दो सोन गी-हुन, ये मेरी गलती थी कि अगर मैं मैगजीन्स को लेके वहाँ टाइम पे पहुंच जाती तो ये सब होता ही नहीं। लेकिन तभी दादी जी के बेटे जी कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मम्मी ने और इवन मैंने भी देखा था कि आप तो मैगजीन्स उठा के जाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ सामने से गार्ड्स आ जाते हैं। अगर मेरी मम्मी उस वक्त आपको नहीं रोकती तो आप भी वहाँ पे मारी जाती। अगर ये किसी की गलती है तो ये सारी गलती देहो की है, क्योंकि देहो को मैगजीन्स लाने के लिए भेजा था और उन्होंने मैगजीन इकट्ठा भी करी मगर वापस लेके गए ही नहीं। ये सब बातें हो रही है, लेकिन सोन गी-हुन के चेहरे पर कोई भी किसी भी टाइप का कोई रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल दुखी, डिप्रेस्ड, ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड वाली फीलिंग है इस वक्त सोन गी-हुन के दिल और दिमाग में। मगर जैसे ही वो सुनते हैं कि ये सारी गलती देहो की थी, वो अपने चेहरे को ऊपर उठाते हैं और देहो की तरफ देखते हैं। इस वक्त देहो कोने में बैठे अपना खाना खाने लग रहे थे। देहो भी डरे हुए थे, घबराए हुए थे और अपनी शकरकंदी को काफी तेजी से खा रहे थे। वहीं हमारे कोपमैन भैया फुल ट्राई हार्ड पे लगे हुए हैं आइलैंड को ढूंढने के लिए, क्रॉस मार रहे हैं भैया, कुछ तो मिले कुछ नहीं। तभी लोन शार्क वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं, बैठते हैं और बात करते हैं। देन कोपमैन पूछते हैं कि ओके बताओ तुम्हें क्या बात करनी थी। लोन शार्क जिक्र करते हैं कैप्टन पार्क का। वो कहते हैं कि अगर मैं सही हूँ तो आपको कैप्टन
कैप्टन पार्क ने ढूंढा था और वही थे जो आपको बचा कर लाए थे और उन्होंने आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया था। इसके अलावा आपको कुछ भी याद है क्या? कोपमैन कहते हैं मुझे सिर्फ इतना याद है कि उन्होंने मेरी जान बचाई और मेरे को एडमिट किया, उसके बाद मेरी आंख खुली थी। इसके अलावा मेरे को कुछ ज्यादा याद नहीं है। लेकिन उनकी बातों में कहीं ना कहीं कोपमैन को ये शक होने लगा, तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम्हें डाउट है कैप्टन पार्क के ऊपर? तो लोन शार्क कहते हैं कि हाँ, मैं जब रात को 3 बजे बाहर गया था उस आवाज को सुनकर, तो मैंने वहाँ कैप्टन पार्क को देखा था। लेकिन मैंने सिर्फ कैप्टन पार्क को नहीं देखा, मैंने एक चीज और नोटिस करी थी और वो ये था कि उस वक्त उनके हाथ में स्क्रू ड्राइवर था। आखिरकार वो रात के 3 बजे स्क्रू ड्राइवर के साथ कर भी क्या रहे थे? लेकिन वही जो हमारे कोपमैन है उनको बिल्कुल भी डाउट नहीं है कैप्टन पार्क के ऊपर, तो वो जितनी भी बातें करते हैं वो उनके फेवर में करते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है वो इस वक्त कुछ ठीक कर रहे हो या फिर अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने स्क्रू ड्राइवर को रखा हो। लेकिन वही लोन शार्क कहते हैं कि वो रात के 3 बजे आखिर ठीक करने जा भी क्या रहे थे और स्क्रू ड्राइवर से वो अपने आप को क्या ही प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस वक्त तक लोन शार्क को पूरा का पूरा डाउट था कैप्टन पार्क के ऊपर। लेकिन ऑफ कोर्स कोपमैन के लिए तो वो एक भगवान जैसे थे, क्योंकि उन्होंने उनकी जान बचाई थी और ऊपर से वो 2 साल से आइलैंड को ढूंढने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं और स्टिल इस वक्त तक मदद कर रहे हैं। तो इस कारण से कोपमैन को कोई भी डाउट नहीं है उनके ऊपर और इनफैक्ट वो लोन शार्क के ऊपर ही डाउट करने लगते हैं कि तुमने भी तो उस रात बहुत ज्यादा पी रखी थी ना, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने ही उनको मार दिया हो, धक्का दे दिया हो। और एक रूल बनाते हैं कि आज के दिन के बाद में इस बोट के ऊपर कोई भी दारू नहीं पिएगा। वहीं रात से सुबह हो जाती है, डोमेटोरी एरिया के अंदर सभी प्लेयर्स जाग जाते हैं। इस वक्त भी सोन गी हुन सिर्फ देहो को ही देख रहे थे। उनकी आंखों में जो आग थी, जलन थी, मानो उनकी आंखें लाल हो रखी हैं सिर्फ गुस्से के कारण। वो एक टक देहो को देख रहे हैं और उनके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है कि ये तुम्हारी गलती थी। आई मीन यार, जुंग बेई मरे उसमें देहो की कोई गलती है भी नहीं। अगर वो मैगजीन्स को लेके वहां टाइम पे पहुंच भी जाते तो वो प्लेयर 120 के पास जाते। इतना डीप डाउन तो उन्हें वैसे भी नहीं जाना था कि वो सोन गी हुन और जुंग बेई तक पहुंचे। तो इवेंचुअली जुंग बेई के तो गोली लगनी ही लगनी थी, देहो की क्या गलती इसमें? वहीं एक चीज और नोटिस करते हैं कि हम आज से पहले कभी भी डोमेटोरी एरिया के अंदर गार्ड्स को खड़ा नहीं किया गया था, लेकिन इस वक्त गार्ड्स खड़े थे और इवन वो पूरी रात उस जगह पर खड़े थे सिर्फ पहरेदारी करने के लिए कि ये प्लेयर्स दोबारा से कुछ ऐसी उछल हरकत ना कर दें। वहीं अब 4th गेम की शुरुआत होने वाली थी और स्क्वायर मास्टर प्लेयर फ्रंटमैन से कहते हैं कि वीआईपीज आ चुके हैं, मगर फिर भी हमें वीआईपीज की फर्स्ट एपिसोड में कोई झलक नहीं दिखाई जाती है। जब सभी प्लेयर्स 4th गेम को खेलने के लिए स्टेयर्स से ऊपर जा रहे थे, वो स्टेयर्स में देखते हैं टंगे हुए प्लेयर्स को। ये सेम रेफरेंस हमने सीजन 1 में भी देखा था, जिस टाइम गद्दारों को टांगा गया था। और वेल, इस वक्त भी जब अनाउंसमेंट होती है तो बताया जाता है कि ये जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे इस वक्त आप लटके हुए देख रहे हैं, ये सभी वो गद्दार प्लेयर हैं जिन्होंने वोटिंग के अंदर बाधा डाली थी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि दोबारा से ऐसी हरकत ना हो। उन्हीं प्लेयर्स के अंदर हमें झलक दिखाई जाती है जुंग बेई की। फाइनली जुंग बेई सीजन 3 तक फुल अप कवर अप कर चुके हैं। लगा नहीं था सीजन 3 में उनकी कुछ भी झलक देखने को मिलेगी, मगर कांग्रेचुलेशंस जुंग बेई, आप सीजन 3 में ऑफिशियली हैं। वेल, उनके चेहरे पे खून सना हुआ था और फिर हमें 2 ही प्लेयर्स को मेनली दिखाया जाता है। एक देहो जो कि ट्रोमेटाइज्ड नहीं है। वेल, बहुत वियर्डो चीज, वो ट्रोमेटाइज्ड नहीं है, वो घबराए हुए हैं। ट्रोमेटाइज्ड और घबराए हुए में क्या फर्क होता है? जो इंसान ट्रोमेटाइज्ड होता है वो डरा हुआ होता है और कुछ भी करने से घबराता है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त तो डरे हुए हैं मगर फिर भी कुछ करना चाहते हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं, जुटा रहे हैं कुछ करने के लिए। वहीं जो सोन गी हुन है, उनके दिमाग में सिर्फ गुस्सा है, इतना गुस्सा कि वो किसी की जान लेने के लिए भी तैयार हैं। इसको मैं नाम देना चाहूंगा द डेडली एंगर। 4th गेम को सभी प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्लेयर 246 की जान बचा ली जाती है, मगर एक प्रॉब्लम ये थी कि इस वक्त प्लेयर 246 की बॉडी में इनफ ब्लड नहीं है और ब्लड की अवेलेबिलिटी इस जगह पर इस वक्त नहीं थी। तो गार्ड O11 कहती है कि तुम मेरा ब्लड ले लो जो कि O टाइप है और आई थिंक ये मदद करेगा। कमाल की बात यह है कि गार्ड O11 किस हद तक उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम पर देने के लिए तैयार है। सभी प्लेयर्स के द्वारा गम बॉल मशीन में से बॉल्स को निकाला जाता है। डेफिनेटली सोन गी हुन बिल्कुल लास्ट में आते हैं, उनके पास कोई चॉइस, कोई ऑप्शन नहीं बचता, जैसा कि वोटिंग के टाइम नहीं बचा था। उनके हाथ में आती है रेड बॉल। देहो इस वक्त भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और वो डर सिर्फ है सोन गी हुन के कारण। इस पूरे एपिसोड में हमने इन दोनों की ही राइवलरी देखी है, देहो सोन गी हुन, सोन गी हुन देहो। एक के चेहरे पर डर खौफ है, एक कुछ बेचारा बोल नहीं रहा है, वो सिर्फ डेडली एंगर में है। इस गेम को इंट्रोड्यूस कराया जाता है फाइनली ऑफिशियली। आज जिक्र करते हैं, ये गेम है हाइड एंड सीक। ब्लू टीम और रेड टीम में दोनों प्लेयर्स को बांट दिया गया है। जो ब्लू टीम है उनके पास 30 मिनट्स हैं। उस 30 मिनट्स के अंदर उनको अंदर जाना है मेज के अंदर और वहां से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढना है। अगर रास्ता नहीं ढूंढते तो छुपो, लेकिन 30 मिनट्स तक सरवाइव करना है, जिसके 2 ही तरीके हैं, रास्ता ढूंढो, बाहर निकल जाओ, यू आर सर्वाइव, अदरवाइज छुपे रहो, अपनी जान बचाओ एंड 30
30 मिनट्स के बाद यू विल बी सर्वाइव। वहीं दूसरी अनाउंसमेंट होती है कि रेड टीम का काम है ब्लू को मारना, जी हाँ, जान से मारना। और इसका रूल ये है कि रेड टीम के हर एक प्लेयर को एक किल करना जरूरी है, हर एक इंडिविजुअल प्लेयर को। यस, सिंपल सी बात ये है, आइदर किल और बी किल्ड। अगर 30 मिनट के अंदर रेड टीम के एक प्लेयर ने दूसरे किसी ब्लू टीम के प्लेयर को एलिमिनेट नहीं किया तो वो जान से मारे जाएंगे। उनको सर्वाइव करने के लिए सिर्फ इतना करना होगा कि एक किल इज प्रीटी इनफ। अगर आपने एक किल कर दिया, नाउ आप चिल्स बैठो, 30 मिनट तक कुछ करो ना करो आपकी मर्जी। मगर 30 मिनट में एक भी किल नहीं हुआ तो आपके सीने में पूकी गोली उतार दी जाएगी। वहीं ब्लू टीम को जो बॉक्सेस दिए जाते हैं उनके अंदर थी चाबियां। उन चाबियों से वो दरवाजा खोलेंगे, उस मेज के अंदर घूमेंगे, रास्ता ढूंढेंगे बाहर निकलने के लिए। एक बार दरवाजे को खोल दिया जाए तो वो दरवाजा दोबारा से लॉक नहीं किया जा सकता। इसी कारण से उस पोस्टर में हमने देखा था और ये चीज मैंने भी मेंशन और स्पेसिफाई करी थी कि इस डोर के एक ही तरफ की होल है, दूसरी तरफ नहीं। यानी कि ऐसा नहीं कर सकते आप कि दरवाजा खोला, रूम में घुसे ना, उसको अंदर से बंद कर दिया और अब आधे घंटे तक चिल काट रहे हो। इसलिए डोर्स को दोबारा लॉक नहीं किया जा सकता। यही बात सुनते अब रेड टीम वाले रोने लगते हैं कि भैया ये क्या मजाक कर रहे हो आप लोग, मतलब इनके पास चाबी भी है, भागते रहो और हम इनको मारेंगे कैसे, हाथों से? ऐसे तो कभी भी नहीं मार पाएंगे हम इन लोगों को, और इनके पास में बहुत तगड़ा एडवांटेज है, ऐसे तो यही जीत जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन इस बात को सुनती है और कहती है कि हमारे पास सॉल्यूशन है और आप लोगों के लिए हमने बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए हैं, प्लीज इन बॉक्सेस को खोलिए। वहीं हमारे जो लेजेंडरी थैनोस के फ्रेंड है वो पूरा रोल थैनोस का निभाएंगे, नाम यू। वो बढ़िया एक्टिंग करते हैं, अंदर से देखते हैं बहुत चमचमाता चाकू। इवन वो उसको टेस्ट भी करते हैं अपनी उंगली पर और वो चाकू एक्चुअली बहुत ज्यादा शार्प है। नाउ ये चीज देख के रेड वाले खुश हो जाते हैं तो ब्लू वाले रोना स्टार्ट कर देते हैं कि इन लोगों को आपने चाकू दे दिया, एटलीस्ट हमें ढाल दो, शील्ड दो, कुछ तो दो भैया, ऐसे तो मार देंगे हमें। वही रेड वाले अपने फेवर में बोलने लगते हैं कि चलो ना, तुम्हारे लिए ज्यादा आसान है, तुम्हें छुपना ही है, भागना ही है, इजी है, तुम हमारे लिए मुश्किल है, हमें हंट करना होगा। ऐसे ये दोनों टीमें आपस में रोध होने लग रही हैं। वही प्लेयर 226 जो कि रेड टीम में है वो टोंट मारते हैं प्लेयर 100 के ऊपर, कहते हैं अरे तुम्हारे लिए क्या मुश्किल गेम है, ये छुपना ही है, तुम तो वैसे भी काया डरपोक, एक नंबर का काम है तुम्हारा छुपने का। वेल, ये एक रेफरेंस था रेबेलियन फाइट से। हमने नोटिस किया था कि ये प्लेयर इतने ज्यादा दिमाग से इन गेम्स को खेलते थे कि जब रेबेलियन फाइट हुई तो वो लेजिट डोमेटोरी एरिया में बेड्स के पीछे जाकर छुप गए। वो ना तो पार्टिसिपेट किए ना किसी टाइप से आगे आए, उन्होंने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया अपनी जान के ऊपर। तो वो काइंड ऑफ डरपोक भी हैं और समझदार भी हैं, इसलिए 226 ने ये पॉइंट और टोंट मारा उनके ऊपर कि तुम्हारे लिए तो आसान है, छुपना ही तो है और तुम तो माहिर हो छुपने में। नाउ एक बहुत बड़ा रूल इंट्रोड्यूस किया जाता है। पूरे इंटरनेट पे ये किसी को नहीं लगा था, मगर फिर भी मैं था जिसने हमेशा इस चीज को डाउटफुल रखा था। मैंने कहा था कि राउंड्स नहीं होंगे इस गेम में। हाँ, लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने कहीं ना कहीं आपकी बात मान ली थी, बट स्टिल दोबारा से जाके देख लेना उस वीडियो को। मैंने कहा था कि आई एम स्टिल डाउटफुल, देयर इज ऑलवेज अ डाउट कि राउंड्स नहीं होंगे। वेल, यहाँ पे भी कंफर्म होता है कि इसमें राउंड्स नहीं है, जैसा मैंने कहा था, जबकि ये ऑफिशियल रूल है कि आप अपनी जर्सी को चेंज कर सकते हो। ये किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा रूल होगा, लेकिन गार्ड से अनाउंसमेंट करते हैं कि गेम स्टार्ट होने से पहले आपके पास वक्त है कि अगर आप किसी दूसरे प्लेयर के साथ अपनी जर्सी को चेंज करना चाहते हो, वेपन्स को चेंज करना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं। वहीं हमारे सोन गिहुन देहो की तरफ देख रहे हैं और ये काइंड ऑफ एक फनी सा सीन है, क्योंकि जैसे ही सोन गिहुन अपना चाकू निकालते हैं, बैकग्राउंड में से एक अलग सी अजीब सी ट्यून आती है, टुंग। तो वो काइंड ऑफ फनी सा है कि भैया देहो तुम्हारे तो पेट में चाकू बिठाऊंगा मैं। तो वो ट्यून काइंड ऑफ इसको फनी बना देती है। मगर जो देहो है भैया, उनके तो 12 बजे पड़े हैं, वो तो घबराए हुए हैं। सोन गिहुन हमारे डेडली एंगर में है। वहीं अगला दिन हो जाता है और जो हमारी पूरी पुलिस टीम थी वो तैयार हो जाती है दोबारा से समंदर में निकलने के लिए। लेकिन इस बार जो लोन शार्क थे वो कोपमैन को कॉल करके कहते हैं कि मैं नहीं आ रहा हूँ। और कोपमैन कहते हैं तुम्हें अभी भी डाउट है और तुम इसी चीज पे लगे हुए हो। तो वो कहते हैं कि हाँ, मेरे को डाउट है और मैं यहाँ पीछे रह के कुछ काना जानी करने वाला हूँ, क्योंकि जो उनके इंट्रूसिव थॉट्स हैं, ऐसा दिमाग बोल रहा है कि यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है बंदे में। तो वो अपने इंट्रूसिव थॉट्स के साथ जा रहे हैं, बोट पे नहीं जाते, पीछे रुक जाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और एक मेंबर से बात करने लगते हैं जो उनके गैंग के मेंबर थे, और वो अपने बॉस का जिक्र करते हैं जो कि सीजन 2 में मारे गए थे। ऑफ कोर्स ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि कैसे उनके बॉस का जिक्र किया गया, क्योंकि उन्होंने काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा बलिदान दिया था यार। रॉक पेपर सीजर -1 को बहुत इजी तरीके से जीत सकते थे, मगर फिर भी उन्होंने एक सीनियर का रोल निभाया और अपने जूनियर की जान बचा ली। तो उनको काइंड ऑफ ट्रिब्यूट दिया गया इस सीन में कि वो बताने लगे कैसे हमारे बॉस मर चुके हैं और उन्होंने मेरी जान बचाई। देन वो अपने छोटी सी टम्पू सी गाड़ी लेके वहां से निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हमारी O44 अलग ही बकवाद मारने लग रही है, खुद को समंदर की मलिका कह रही है। मेरे को नहीं पता ये औरत भाई क्या बकवास करती रहती है सीरीज में, खुद को समंदर की मलिका बता रही है, स्पिरिचुअल बातें कर रही है और ले भैया बस अपने भक्तों को पागल बनाने में लगी हुई है। कह रही है कि यहाँ से कोई जिंदा नहीं निकलेगा। वेल, मैं तो चाहता हूँ आंटी जी आप टपक जाओ इसमें, लेकिन नो स्पॉयलर्स। देखो, अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो स्पॉयलर्स मत देना, क्योंकि एपिसोड वाइज एपिसोड सारी बातें करेंगे हम टर्मिनेटो के ऊपर। और मैंने अभी तक पर्सनली ये किया
ये एपिसोड देखा है प्लीज। ना मेरी प्यारी ऑडियंस को, ना मेरे को स्पॉइलर मत देना। 6 एपिसोड, 6 वीडियोस, 6 दिन, एक दिन एक एपिसोड देखूंगा मैं। देन वीडियो के लिए मेरे को घंटों लग जाते हैं बनाने में। जहाँ पे हमारी समंदर की मलिका बकवाद मर रही है, वहीं हम पीछे देख सकते हैं कि जो कुछ ब्लू टीम के प्लेयर्स है वो रेड टीम के प्लेयर को धमका रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनसे उनकी वेस्ट और चाकू छीन लें। मिनसू और नामग्यू का प्यारा पूकी रिश्ता हमें दिखाया जाता है। हालांकि ये दोनों ही रेड टीम में है, लेकिन जो मिनसू हैं वो घबराए हुए हैं। नामग्यू जो है वो तो भैया फुल नशे बजा के चिल काट रहे हैं। इन दोनों के बीच में बातें होती हैं। नामग्यू मिनसू को काफी ही ज्यादा इरिटेट और टॉर्चर काइंड ऑफ करते हैं सिर्फ उनकी बातों से। वो जिक्र करते हैं उस प्लेयर का जो उनके साथ में थी, उनकी थोड़ी सी इज्जत करती थी, और वो कैसे उनको गाली देते हैं, कहते हैं उस बिच को मैंने मार दिया, बहुत मेरे ऊपर ऑर्डर चलाती थी, और मिनसू तुम्हारे तो बस की भी नहीं हुई उसको बचाने के लिए, मैंने उसको मारा, मेरे को तो बहुत मजा आया, अच्छा होया वो मर गई। ये सारी बातें मिनसू ये दिमाग में बैठ रही हैं और ये जानबूझकर नामग्यू बातें कर रहे हैं। वो इवन ये भी कहते हैं कि तुमने चाकू तो पकड़ लिया, लेकिन इस खिलौने को चलाना भी आता है तुम्हें? मार भी पाओगे किसी को? आज से पहले मारा है, बस की है तुम्हारे? एक काम करो, तुम ब्लू टीम में जाओ और किसी कोने में जाके छुप के बैठ जाना। कहाँ तुम्हारे बस की है मिनसू? तो काइंड ऑफ ऐसी इरिटेटिंग सी बातें करके उनके अंदर गुस्सा, इरिटेशन जगाने का काम करते हैं नामग्यू। और उसके बाद में हमारे लेजेंडरी थैनोस की मिमिक्री भी करके दिखाते हैं। थैनोस हमेशा कहते थे ना आई लाइक यू, तो वही थोड़ा सा कहते हैं मिनसू आई लाइक यू, मिनसू आई लाइक यू। तो बढ़िया थैनोस के रेफरेंस हमें बहुत देखने को मिलेंगे यार, मजे आने वाले हैं। देन हमारे प्लेयर 33322 के पास में जाते हैं और कहते हैं कि इन्वेस्ट को चेंज कर लो, तुम्हारे बस की नहीं है जान लेना, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। लेकिन 222 कहती है अच्छा तुम मुझे जानते हो और इस कदर तक जानते हो, चलो ना अपना काम करो, मेरी परवाह मत करो। वेल 222 का यहाँ गुस्सा भी बनता है यार, क्योंकि हम इस चीज को नहीं भूल सकते कि कैसे इन रियल लाइफ में, आई मीन स्क्विड गेम की इन रियल लाइफ में, इन गेम्स में आने से पहले आउटर वर्ल्ड के अंदर प्लेयर 333 ने कैसे प्लेयर 222 को तब छोड़ दिया था जब उनको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो वो कहती है अपने काम से काम रखो, फालतू बकवास ना करो यहाँ पे। देन 333 कहते हैं कि मैं तुम्हें बेशक इतना नहीं जानता हूँ, मगर इतना तो अच्छे से जानता हूँ कि तुम किसी की जान नहीं ले सकती। देन वो कहती है कि मैं अपनी जान बचा लूंगी और इस बेबी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। 333 कहते हैं इस बेबी को बचाकर, तुम्हें बचाकर, सारा पैसा लेकर इस जगह से बाहर निकलने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो प्लीज इन्वेस्ट को चेंज कर लो, मैं सबसे पहले जाऊंगा, किसी को एलिमिनेट करूंगा, देन तुम्हारे पास आऊंगा और पूरे गेम तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन 333 मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मर्डर करना इतना आसान है, किसी की जान ले पाओगे? ऐसे इनकी कहानी सुनी चलती रहती है। देन दूसरी कहानी सुनी होती है दादी जी और बेटे जी के बीच में। बेटे जी फोर्स कर रहे हैं दादी जी को कि मम्मी हम दोनों इन्वेस्ट को चेंज कर लेते हैं, आप किसी को नहीं मार पाओगी। और वहीं दादी जी कहते हैं कि हाँ जैसे तू बहुत मार देगा, तेरे में है हिम्मत, आज से पहले मारा किसी को है? जब बचपन में तुम्हारी लड़ाई होती थी छोटे बच्चों की, पिट के आ जाता था, लेकिन किसी एक बच्चे को भी नहीं मारा तूने। तो दादी जी कहती है कि मैं किसी और के साथ चेंज कर लेती हूँ, हम दोनों ब्लू टीम में आ जाते हैं। लेकिन फिर बेटा जी कहते हैं कि आपको जो दरिंदे दिख रहे हैं ना, ये हम दोनों को मार देंगे, तो इसलिए मेरे को एटलीस्ट चाकू और रेड वेस्ट दे दो ताकि मैं आपकी जान बचा सकूं। देन यही बातें होती हैं कि कैसे तुम्हारे पापा जी मेरे को मारते थे, लेकिन देखो पहले इस धरती पे से कौन गया, वो गए ना, तो मैं तो बेटा इस गेम में नहीं जाने वाली, मैं तो जिंदा बचूंगी यहाँ से और तुम भी जिंदा बचोगे। काइंड ऑफ एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, सहारा देते हैं। वहीं प्लेयर 192 रेड टीम में आ जाते हैं उस लेडी से छीन कर, जिस लेडी से वो लगे पड़े थे छीनने में, जो हमने पीछे देखा था, वो फाइनली छीन लेते हैं और रेड टीम में मिल जाते हैं। अब जो हमारे 100 प्लेयर है भैया, उनकी पुंगी बजी पड़ी है, वो घबराए फिर रहे हैं, डर रहे हैं, और आते हैं सोन की उनके पास में टेडी बियर सा चेहरा लेके, जीहुन क्या तुम मेरे साथ में वेस्ट चेंज करोगे? अरे वही चाकू मार देना चाहिए था जीहुन को, उस टाइम तो बहुत बोल के जा रहा था वो प्लेयर 100। मजा आ गया, मजा आ गया ना। आई लिटरली वांट भाई ये मारा जाए इसमें, आई लिटरली वांट, लेकिन 5th गेम तक ये सर्वाइव करने वाला, स्पॉइलर नहीं है ये, मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। बट आई वांट इस 100 का तो चाकू घुसेड़ो 15 बार। ये बात सुनने के बाद में सोन की कुछ नहीं बोलते, सिर्फ गुस्से में ऊपर देखते हैं। अगेन द डेडली एंगर, उनके चेहरे पे इतना गुस्सा है कि उनके शब्द नहीं, सिर्फ उनकी झलक ही काफी है दूसरे प्लेयर्स को डराने के लिए। उसके बाद में हमारे देहो है भैया, वो घबराए एक लेडी के पास जा रहे हैं, उनको कहते हैं कि प्लीज अपनी वेस्ट मेरे को दे दो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन वो लेडी कहती है कि तुम्हें भी तो किसी की जान लेनी होगी, तो वो कहते हैं अरे मैं उसको मारूंगा ना, दिन तुम्हें बचा लूंगा। इतनी बढ़िया एक्टिंग हमें देहो की देखने को मिल रही है ना, कि वो गुस्से में भी है, परेशान भी है, दुखी भी है, कुछ हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, इतने मिक्स्ड इमोशन के साथ में वो इस जगह पर एक्टिंग कर रहे हैं। आई मीन बहुत बेहतरीन उनके रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। तभी वो वहां पे कोशिश तो करते हैं मगर अपनी वेस्ट को चेंज नहीं कर पाते। देन वो देखते हैं फाइनली सोन घियोन की तरफ, और इस वक्त काफी गुस्से में है, परेशान है कि भाई ये क्यों देख रहा है मेरी तरफ इतनी देर से। और देन हमें वो सीन देखने को मिलता है जो हमें ट्रेलर में देखने को मिला था। मेरे को लगा था कि ये सीन बाद का है, मगर ये बाद का नहीं है। अब वो जाते हैं गुस्से में सोन घियोन की तरफ में, और अब जो उनका जो कैरेक्टर चेंज देखने को मिला, आई मीन यार मेरे देहो फेवरेट होया करते थे। इसका रीजन क्यों था? क्योंकि यार वो जुंगबेई के साथ में थे, सैल्यूट करते थे उनको, मरीन थे, रिस्पेक्टेड थे,
थे, ठीक है, प्रेग्नेंट जो लेडी थी उनका कितना ध्यान रखते थे, 6 लेस्ट गेम के अंदर भी कितना अच्छा टीम वर्क, आई मीन इस कारण से फेवरेट थे। मगर अब ओ माय गॉड, डायरेक्टर ने इन प्लेयर के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया? कैरेक्टर ड्रास्टिक चेंज तो इस बंदे का आया है भाई, इतना बड़ा चेंज। वो सीधा गाली देते हुए गुस्से में जाते हैं कि इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों घूर रहा है मेरे को, और वो सोन की उनके सामने जाके खड़े हो जाते हैं कि हाँ तेरी प्रॉब्लम क्या है, क्यों घूर रहा है मेरे को, मैंने कुछ नहीं किया। काफी गुस्से में सोन के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, हम सारे मारे जाते, तेरा ही प्लान बेकार था, तेरी गलती थी सारी, अगर हम ओ प्लेयर्स के खिलाफ लड़ते ना तो एक दफा जीत जाते, लेकिन इस घटिया प्लान, इससे हम कभी नहीं जीतने वाले थे। इतना कुछ सुना देते हैं वो सोन की उनको, और सोन की इस वक्त तक भी कुछ नहीं बोलते, और इवन वो अपने गुस्से में इतना खो गए थे देहो कि वो सोन की उनका कॉलर पकड़ लेते हैं कि सुन मैं तेरे को मार दूंगा, तेरी गलती थी, तेरे कारण ये असर हुआ है हमारा। एंड देन हम वो सीन देखते हैं जो हमने टीजर में देखा था, क्योंकि गार्ड पीछे से आ जाते हैं और वो देहो के ऊपर बंदूक रख देते हैं कि तुम लोग ऐसे लड़ नहीं सकते। मैंने कहा था कि कोई 2 प्लेयर लड़ रहे होंगे, लेकिन आइडिया नहीं था कि ये दोनों लड़ रहे होंगे। वेल ये दोनों प्लेयर लड़ रहे थे, इस कारण से गार्ड उनके ऊपर बंदूक रख देते हैं, देहो अपने हाथ ऊपर करके पीछे को कल्टी मार लेते हैं। अनाउंसमेंट होती है कि ब्लू टीम पहले जाएगी, तो कृपया ब्लू टीम वाले तैयार हो जाओ। ये बात भी मैंने कही थी कि इस गेम के अंदर अनफेयर एडवांटेज ना हो, तो एक टीम पहले जाएगी जो कि ब्लू थी, एंड हियर वी गो, ब्लू टीम पहले जाने वाली है 2 मिनट पहले। ब्लू टीम को तैयार किया जाता है, सभी प्लेयर्स जाते हैं अंदर, सबसे पहले हमारी सामान लेडी घुसती हैं। वहीं हम देखते हैं कि हमारे बेटा जी और दादी जी ने फाइनली वेस्ट को स्वैप कर लिया है, एक दूसरे को सहानुभूति देते हैं कि आई विल ट्राई। बेटा कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, मैं मार ही दूंगा, मैं पक्का मार दूंगा, कन्फर्म मार दूंगा। ऐसे एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, कोशिश करते हैं भैया ना मरे। वेल वहीं जो हमारे प्लेयर 333 थे भैया, वो हमारी ब्लू वेस्ट में ही जा रहे थे। देन प्लेयर 222 एंट्री मारती है और कहती है कि अपने शब्दों को मत भूलना। वो किन शब्दों की बात कर रही थी? वो यही कर रही थी कि इस बच्चे को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, और ये वाले शब्द की मैं किसी प्लेयर को एलिमिनेट करूंगा, देन तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हारी जान बचाने के लिए। तो एम टाइम पे वो दोनों भी अपनी वेस्ट को स्वैप कर लेते हैं। सभी ब्लू टीम के प्लेयर्स मेज में चले जाते हैं, 2 मिनट का टाइमर बचता है। अनाउंसमेंट होती है कि अपनी जान बचाओ, छुप जाओ। तो सभी प्लेयर छुपने के लिए जाते हैं, लेकिन वही जो हमारे 100 प्लेयर हैं वो डरपोक से भी है, लेकिन थोड़े एग्रेशन वाले भी हैं। तो वो कहते हैं कि सिर्फ छुपने से कुछ नहीं होएगा, तो जितना हो सके एक दूसरे की मदद करना और रास्ता ढूंढना, तो जल्दी रास्ता ढूंढो, जिसको भी रास्ता मिल जाए वो चिल्ला कर सभी प्लेयर्स को अपने पास बुला लेना। और इसी कारण से हमने ट्रेलर में भी देखा था कि सामान प्लेयर एरो बना रही हैं, तो वेल डेफिनेटली ये सभी एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। टाइमर स्टार्ट हो जाता है, सभी बिखर जाते हैं, टीम अप होना स्टार्ट होता है। नाम क्यों जाते हैं प्लेयर 333 के पास में, वो कहते हैं कि टीम अप कर लेते हैं, लेकिन एमजी को इन कहते हैं क्या टीम अप कर लेते हैं? तो वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई मेरे को रिश्ता नहीं निभाना, सिर्फ एक रात की बात है। मैंने तुम्हें देखा यार, तुमने थैनोस को कैसे मारा, मजा आ गया था यार। आई मीन जो साइको कैरेक्टर बनता जा रहा है नाम क्यों, ये थैनोस है भाई, सीजन 3 का थैनोस डेफिनेटली। तो काफी साइको बनते जा रहे हैं कि इवन जब थैनोस को मारा तो उनको मजे आ गए थे। तो वो कहते हैं कि डेट्स वाई टीम अप कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है जो ब्लू टीम वाले हैं वो स्वागत करेंगे तुम्हारा, जाते हैं कि अरे हमें मार दो, तो वो हमारी मारेंगे, तो इसलिए हम टीम अप कर लेते हैं। वहीं प्लेयर 222 जो प्रेग्नेंट है, जिस कारण से थोड़ी दुखी है, परेशान है, दादी जी उनको संभालती हैं। देन इन दोनों को बचाने के लिए प्लेयर 120 आती हैं, तो इन तीनों प्लेयर्स की टीम अप हो जाता है। वहीं जाते जाते एमजी को इन एग्री करते हैं नामग्यू के साथ में, और इन दोनों का टीम अप हो जाता है। देन हमारे फाइनली डेडली एंगर मैन उठते हैं, ये सीन हमने टीजर में देखा था, और चल देते हैं। उनके हाथ में गुस्सा है, चाकू है, और सिर्फ दिमाग में बात है कि तुम्हारी गलती थी और मैं तुम्हें मार दूंगा, जो कि देहो के लिए थे। यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म होता है। अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बिना सब्सक्राइब करे आप जा नहीं सकते। हमारा ये एम था कि स्क्विड गेम सीजन 3 रिलीज होने से पहले 50,000 सब्सक्राइबर टच कर दें। सैडली हम नहीं कर पाए, बट थैंक यू बहुत बड़े वाला, क्योंकि यार इतना सपोर्ट, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ता हूँ कि भाई हम नहीं कर पाए, सैड, बट कोई बात नहीं, इतना प्यारा सपोर्ट, थैंक यू। आई एम स्टिल ट्राइंग कि मंथ एंड से पहले 50,000 पहुंच जाएं। तो आई होप एपिसोड 1 आपको मजेदार लगा हो, अच्छा लगा हो। एपिसोड 2, 3, 4, 5, 6 सभी डेली इस चैनल पे आएंगे। एपिसोड 2 आएगा कल टर्मिनेटो के ऊपर, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटो को। पीस आउट।